हे गाइस, वी आर बैक विद येट अनदर टॉपिक। एंड जैसा कि डार्विन की थ्योरी आपने सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा तो उसका मतलब मेरे में एनजाइटी आएगी, मेरे में कंपटीशन की भावना आएगी, तभी कहीं जा कर के मैं ग्रोथ पे जा सकता हूँ। इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर आर के शर्मा के साथ में कि सर, ग्रोथ के लिए एनजाइटी बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रोथ नहीं मतलब ग्रोथ करना है, एनजाइटी नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ने की वो भावना ही नहीं आ पाएगी मेरे में। कब एनजाइटी अपने ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ इंस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, और कब वो एनजाइटी एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट होती है, कब वो एक इलनेस में कन्वर्ट होती है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। एक एंग्जाइटी जो है थोड़ी बहुत ज़रूरत भी है ज़िंदगी जीने के लिए। और अगर मैं इसको बोलूँ तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, एक होता है यू स्ट्रेस, यानी कि मुझे वो स्ट्रेस इसलिए लेना है क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना काम फिनिश करना है, मुझे अपना वर्क करना है। सो एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो गया तो उतना स्ट्रेस ज़रूरी भी है कि मैं एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाऊँ। पर वो स्ट्रेस अगर इतना ज़्यादा होगा कि परफॉर्म करने के बजाय इनफैक्ट मैं एग्ज़ाम में डिटेरियोरेट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम मेरा ख़राब हो रहा है, मेरा वर्क परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, और धीरे धीरे टाइम के साथ मुझे दिन भर ये सोच विचार लगे रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कंटिन्यूस चल रहे हैं। मुझे अपने लिए, अपनों के लिए, लाइफ के लिए, वर्क के लिए, एवरीवेयर। तो मेरी ज़िंदगी के अंदर हर कुछ मुझे ये लगने लग गया है कि शायद अब वो हो नहीं पाएगा। एक आशंका रहने लग गई है, एक अनहोनी की, और एक एक अनएक्सपेक्टेड फियर हमेशा बना रहता है। पता नहीं कल क्या होगा, मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ तो एक्सीडेंट हो गया तो। सो दिस वे अगर ये चीज़ कंटिन्यूसली बनी हुई है पिछले कुछ महीनों से लगातार, और उसकी वजह से नींद में भी दिक्कत हो रही है, पूरे शरीर में दर्द रहने लग गया है, मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे भूलने भी लग गया हूँ चीज़ें, तो मैं कहूँगा कि अब ये महज सिर्फ एक यू स्ट्रेस नहीं रह गया है, अब ये डिस्ट्रेस, और डिस्ट्रेस के बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर के रूप में जा रहा है। और इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेडिकेशंस का भी रोल है, साइकोथेरेपी का भी रोल है, काउंसलिंग का, और राइट पर्सन के पास राइट टाइम पे हेल्प लेने से इस चीज़ को रोका जा सकता है, वापस नॉर्मलसी में आया जा सकता है। अगर ये चीज़ बनी रहेगी लंबे टाइम तक तो इसके कई बाई प्रोडक्ट्स भी निकल सकते हैं, जैसे एंग्जाइटी की डिसऑर्डर की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से लेटर ऑन कई बार पेशेंट्स सुसाइडलिटी के रूप में भी उभर सकता है, पेशेंट सुसाइड भी कर सकते हैं। सो मुझे ये समझना है और मुझे इस चीज़ को डिस्कस करना है और इसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि अब मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं और एक नॉर्मलसी को समझूं, कहाँ तक नॉर्मल है और कहाँ पे अब नॉर्मल है, अब नॉर्मलसी को वापस नॉर्मलसी में लेके आऊँ। अभी बट इसके अंदर क्या होता है ना, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरे को अगर फीडबैक देते हैं कि आपके ये वाले चीज़ का सही से रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर इसके अंदर आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, और जबकि मैंने मेरी टीम को ऑलरेडी बोल रखा है कि तुमको ये चीज़ करनी है। अब उससे क्या होता है कि कितनी बार वो काम मैं मेरे खुद के ऊपर ले लेता हूँ, मेरे काम बहुत ज़्यादा पाइल अप होने लग जाते हैं, या फिर मैं मेरी टीम को मतलब कैसे करेगी, क्या करेगी, वो सोचता रहता हूँ। वो स्लीपलेसनेस आती है मेरे को 2 दिन नींद नहीं आई, 3 दिन नींद नहीं आई, थोड़ा ब्रेथलेसनेस होने लग गया, और प्लस बॉडी के अंदर मेरे को थोड़ा सा मतलब एक और कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई कि भाई बार बार मैं हाथ को ऊपर नीचे कर रहा हूँ या वैसा कुछ है, जो कि उस पार्ट ऑफ एनजाइटी और डिस्ट्रेस का पार्ट है। क्या ये बीमारी में कन्वर्ट हो चुका होगा, या ये मोमेंटरी है तो ये बीमारी नहीं है, और इसको जैसे आपने बोला कि 2-3 महीने रेगुलर है, पर अब क्या होता है कि अब ये 2-3 महीने रेगुलर है, इसको मैं आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बीइंग इनटू द बिजनेस हम लोग तो पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं, और ये फीडबैक्स तो हमारे रोज़ के रूटीन का पार्ट है। और रोज़ के रूटीन का पार्ट होने की वजह से क्या होता है कि एवरी थर्ड डे, फोर्थ डे ऐसा कुछ ना कुछ अगर हो रहा है, या फिर मान लीजिए कि किसी भी वजह से हमको वो टेंशन आ रही है, पर्सनल लाइफ की वजह से कुछ आ रही है, तो अब मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि दिस इज़ एनजाइटी फॉर गुड रीजंस एंड दिस इज़ समथिंग जो कि मेरे को एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है। यस, राइट। जहाँ तक स्लीपलेसनेस की बात है, ऐसा नहीं है कि हर स्लीपलेसनेस अल्टीमेटली एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही पार्ट होगा। पर अगेन बात वही है कि उसका सीवियरिटी कितना है, वो एक्सप्लेनेबल है कि नहीं। आपने जो एग्जांपल दिया उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक्सप्लेनेबल है वो, कि आपका स्ट्रेस का रीज़न दिखाई पड़ रहा है, बट वो इतना ज़्यादा हो गया कि आपके उस एक्सप्लेनेबल जो फैक्टर जिसको आप कह रहे हैं उससे उतना नहीं जुड़ा हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा सीवियर हो गया है।
हर वक्त आपके अंदर एक तनाव बना रहता है, हर वक्त आप एक खुशी गायब हो गई है, और हर वक्त आपके अंदर धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, ये इतना ज़्यादा होने लग गया कि लगता है अभी कुछ हो जाएगा, अभी मैं तो मर जाऊंगा, अभी गिर जाऊंगा, मैं चक्कर आने लग गए। और स्लीपलेसनेस भी कंटिन्यूअसली बनी हुई है। कुछ लोग कई बार इसके लिए अपने से कुछ दवाइयाँ लेना चालू कर देते हैं, जैसे क्लोनाजिपाम हो गया, अल्प्राजोलम हो गया, काफ़ी कॉमन है। और बहुत बार दवाइयाँ नहीं मिल रही तो कुछ लोगों का तरीके अलग भी होते हैं, जैसे कैनाबिस हो गया, अल्कोहल हो गया। अल्कोहल भी कई बार टेम्पररी रिलीव करता है, पर अगर वो कंटिन्यूस बना रहेगा तो वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ साथ वो एडिक्शन के रूप में भी चला जाएगा। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर अपने आप में एक एडिक्शन के अंदर भी पहुंचाने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। मुझे ये डिफ्रेंशिएट करना है कि वो कितना अप्रोप्रिएट है, कितना रिलेवेंट है, और कितना इरिलेवेंट है, और कितना लंबा ड्यूरेशन है, और कैसे वो जुड़ा हुआ है उससे। तो मुझे उसका वो प्रमाण ढूंढना ज़रूरी है कि वो वाकई में सिर्फ एक फैक्टर से जुड़ा हुआ, इसलिए वो टेम्पररी स्टेट है, कि वो एक कंटिन्यूस स्टेट है विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न, और जो रीज़न जो भी आपने दिया है वो रीज़न उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि सिम्टम्स आपके आ रहे हैं। तो फिर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? मतलब कोई अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस में दिखता है या एनजाइटी में दिखता है तो फैमिलीज़ ये बोलती हैं घूम ही आओ, 2-3 दिन हिल स्टेशन जाइए आओ, या लाउड म्यूज़िक सुन लो, डांस कर लो, जो भी तुम्हारे इस एनर्जी को रिलीज़ कर दे एक तरीके से। तो ये क्या है, क्यों मतलब हम लोग एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं लेने चाहते हैं, या फिर हम लोग अगर ऐसे बात करें तो हमें जाने में शर्म आती है कि यार लोग क्या कहेंगे? तो ये जो लोग क्या कहेंगे जो एक मानसिक रोग है, इस रोग का क्या है, मतलब क्यों है और क्या है ये? एब्सोल्युटली राइट। ये अपने आप में एक चैलेंज है, ये अपने आप में एक वाकई में आपने इसको सही डेफिनेशन दी है, अपने आप में एक मेंटल इलनेस का पार्ट है, स्टिग्मा। मैं स्टिग्मेटाइज्ड हूँ, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मुझे नहीं पता दुनिया क्या सोच रही है। शायद हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं हो कि मेरे बारे में सोचें। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप इतना लंबा टाइम अपने फील्ड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, मेरे बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। पर मेरे माइंड में चीज़ चली जा रही है। अगर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँगा, मेरे पास साइकियाट्रिस्ट का पर्चा होगा, और मैं हॉस्पिटल में किसी ने मुझे देख लिया तो क्या कहेंगे? हम लोग बहुत पहले, हम लोग शायद कुष्ठ रोग को, टीबी को, इन सब बीमारियों को भी मैं एक्सेप्ट नहीं करते थे। पर आज ये चीज़ मेजर रूप में मेंटल इलनेस के लिए डिफाइन होती है। मेरा एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरी फैमिली का एक्सेप्टेंस नहीं है। महज ये कह देने से कि ठीक है 2-3 दिन घूमाओ, घूम के भी आ गए, फिर भी वही स्टेट बना हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको समझना, उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। और एक बात बिल्कुल क्लियर है, प्रॉब्लम मेरी आँख की है, कान का डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाएगा, आँख का डॉक्टर उसकी सर्जरी करेगा, क्योंकि वो एक्सपर्टाइज मांगता है। इसी तरीके से ये मुझे निकलना पड़ेगा इस चीज़ से बाहर, और मुझे जाना पड़ेगा, और मुझे इस चीज़ से भी बाहर निकलना पड़ेगा कि साइकियाट्रिस्ट्स आर एक्चुअली एज सिंपल और एज इक्वल एज अदर डॉक्टर्स। वहाँ पर अगर मैं वो चीज़ को एक्सेप्टेंस करने लग जाऊँगा, मैं कह रहा हूँ कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे प्रॉब्लम है। आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं हमें प्रॉब्लम रही है, तो मैं एक्सेप्ट जिस दिन कर लूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है और क्या नहीं पड़ रहा है मुझे प्रॉब्लम। जब मुझे पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे गैस हो सकती है, तो क्या एंग्जाइटी नहीं हो सकती? क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मेरे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुझे हैम्पर कर रही है वो नहीं हो सकती क्या? और वो मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे मेरा पूरा काम हैम्पर हो रहा है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, मैं उसको छुपाने के लिए अल्कोहल ले रहा हूँ, उसको छुपाने के लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहा हूँ, क्लोनाजिपाम, अल्प्राजोलम। वो मुझे, अगर मैं सही जगह जाऊंगा, सही उसको मैं गाइड कर पाऊंगा और अर्ली इंटरवेंशन लूँगा टाइमली, तो शायद मैं अपने बहुत सारी चीज़ों को बचा पाऊंगा। मान लीजिए मैंने एक्सेप्टेंस भी ले लिया, फिर भी मेरा मजाक बनाया जा रहा है मेरे ग्रुप के अंदर ही, अरे ये तो पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है, ये तो इस टाइप की मेडिकल हेल्प को सीख कर रहा है, तो वापस से उसमें क्या होगा, मेरे में विड्रॉल आ जाएगा उस एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो हमें कैसे अपने आप को उतना स्ट्रांग बना के रखना है कि हम इस स्टिग्मा से उस अकॉर्डिंग बाहर निकल सकें कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, मैं वापस से विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आए मेरे अंदर, मैं वापस से बैकआउट नहीं कर जाऊँ कि मैं जो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत जने ट्रीटमेंट लेते हैं, थोड़ा सा उनको सही होना चालू होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है मैं सही हो गया। अब इस विड्रॉल को रोकने के लिए, इस बैकआउट को रोकने के लिए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए, या इसको अपन किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए सर,
बिजनेस कंसल्टेंट आप हैं, आपकी फील्ड के मास्टर आप हैं, मैं नहीं हूँ। तो मुझे अगर बिजनेस के बारे में जानकारी लेनी शायद आपसे लूँगा, ठीक है, मुझे अकाउंट्स के बारे में जानकारी लेनी शायद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से लूँगा। सिमिलरली इस फील्ड के मास्टर हम हैं, यानी कि मनोचिकित्सक। तो आपको उनके अनुसार ही जाना होगा। ये बहुत कॉमन है कि बहुत बार देखा गया है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का अगर मैं बात करूँ, एक पर्टिकुलर डिजीज़ की बात करूँ, या डिप्रेशन एक डिजीज़ की बात करूँ, कम से कम उसका ट्रीटमेंट 7 से 2 साल चलता है, पर इम्प्रूवमेंट आ जाता है, लगभग महीना 2 महीने में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। फिर पेशेंट को लगने लग जाता है अब ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है, हम सही हो गए, बार बार क्यों जाएंगे। जो आप कह रहे हैं शायद मैं यही समझ पा रहा हूँ, और ये फैक्ट भी है। जैसे टीबी के अंदर जो डॉट्स ट्रीटमेंट चलता है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस की जो मेडिकेशंस चलती हैं, वो लगभग 6 महीने चलती हैं। उसमें भी आपको 1-2 महीने में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है, पर कोर्स पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी है। यहाँ पर भी कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है, और वो एक्सपर्ट ही बताएगा आपको, आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कंसल्ट करें, आप साइकेट्रिस्ट से मिले, अपने डॉक्टर से मिले, वो आपको गाइड करेगा, ये उनकी ड्यूटी है। पर उनकी ड्यूटी तब चालू होती है जब आप उनसे कंसल्ट करेंगे, आप कोऑपरेट करेंगे। तो इस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। सर चलिए, मैंने ये एक्सेप्टेंस भी पूरी बना ली। अब मैं दूसरे एंगल से इस एक्सेप्टेंस की बात करता हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए हम लोग हॉस्पिटल्स में देखते हैं, एकदम से कोई हार्ट पेशेंट आया जिसका, या फिर कोई ऐसा पेशेंट आया जिसका हेड इंजरी है, माथा खुल गया है उसका रोड एक्सीडेंट में या किसी में, तो जितना भी वहाँ पे स्टाफ होता है या जो भी लोग होते हैं वो एकदम से दौड़ते हैं उसको हेल्प देने के लिए कि इसको फटाफट आईसीयू में लेके जाया जाए, इसको फटाफट ट्रीटमेंट मिलना चालू हो। इवन जो दूसरे वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं वो भी मतलब थोड़ा सा, अगर वो उतने इमरजेंसी केसेस नहीं है तो वो साइड में हो जाते हैं कि चलो ठीक है पहले इसको जाने दिया जाए। तो वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे भी मतलब इवैल्यूएशन हो जाता है। अब वहीं पे ये मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में है, वो चिल्ला रहा है, घूम रहा है रोड पे इधर उधर, हम लोग उसको देखते हैं, हम या तो हंस करके छोड़ देते हैं अरे पागल है, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि इवन अगर वो हमारे पास में वैसा कोई केस वहाँ पे बैठा हुआ भी होगा तो भी हम उसको क्या करेंगे कि अच्छा ठीक है इसको बाद में देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो क्या साइकेट्री के अंदर, क्या मेंटल साइंसेस के अंदर भी इमरजेंसी केसेस होते हैं? क्या उनको भी उसी तरीके की एक अटेंडेंस की ज़रूरत होती है, उसी तरीके का एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे उनको ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट है, या ठीक है चलता है जैसा चल रहा है वो चलने दिया जाए? राइट। ये शायद आपने जो एक एग्जांपल दिया है, शायद हो सकता है आपने तो ऐसे केसेस बहुत कम देखे होंगे, पर मैं अक्सर कई बार देखता भी हूँ, और मुझे महसूस भी होता है कि इसको भी एक ढंग के तरीके से देखा जाना चाहिए। यस, इमरजेंसी साइकियाट्री जहाँ तक हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर लाइक व्हाट एग्जांपल यू हैव गिवन, कि जैसे कि कोई एक हेड इंजरी का पेशेंट आया, उसको डेफिनेटली अटेंशन चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस टाइम पे इमीडिएट लाइफ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ज़िंदगी को बचाना ज़रूरी है। पर ऐसे ही सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या की कोशिश की है, अल्टीमेटली वहाँ पर भी तो ज़िंदगी को बचाना है, वो भी तो इमरजेंसी है। और इतना ज़्यादा पेशेंट एक्साइटेड है, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेट हो सकता है, अदर प्रॉब्लम्स आ सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि अल्टीमेटली माइंड और बॉडी जुड़े हुए हैं, उसको भी उतनी ही ज़रूरत है। हम पर उसको नहीं समझ पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और उसको टाइमली इंटरवेन करें तो हम बहुत सारी चीज़ें बचा सकते हैं, सुसाइड प्रिवेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें उतना ही चौकन्ना होना है, यहाँ पर भी हमें उस चीज़ को डिजीज़ के एंगल से देखना है, जैसे हम फिजिकल इलनेस को देख रहे हैं। जैसे कि अल्कोहल में विड्रॉल आता है, अल्कोहल में एपिलेप्सी भी आता है, फिट्स आते हैं, और अल्कोहल के अंदर कई बार पेशेंट भूलने लग जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, कहीं गिरा हुआ है, पर वो एक इग्नोरेंस की तरफ चलता रहता है, क्योंकि वो लंबी स्टोरी है, क्रॉनिक है, फैमिली भी परेशान हो चुकी है, और सोसाइटी भी उस चीज़ को इतना नहीं समझ पाती है। तो वहाँ पर भी एक इमरजेंसी साइकियाट्री की ज़रूरत है,
और एक सेटअप की भी ज़रूरत है। तो इस तरफ भी डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, उसको एक इलनेस के रूप में देख के, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सुसाइड प्रिवेंशन हो, डिप्रेशन हो, सीवियर एंग्जाइटी हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हो, ये सब भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने की एक्यूट इमरजेंसी फिजिकल डिसऑर्डर्स में होती है, चाहे वो न्यूरो का हो, न्यूरो सर्जरी का हो, चाहे वो आपका ऑर्थोपेडिक्स का हो, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लाइफ इज़ प्राइमरी थिंग। अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो वहाँ पर हमें इमरजेंसी सेटअप में उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। तो ये थे डॉक्टर रवि कुमार शर्मा हमारे साथ में, एंड आप हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए। हम और भी काफ़ी सारे दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी आएंगे, एंड स्वस्थ रहिए एंड खुश रहिए। थैंक यू। नमस्ते।